हाँ, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में अब तक क्या क्या डिस्कस कर लिया, एक बार फिर से रिवाइज कर लें। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में नंबर 1 चार्ज से। चार्ज क्या होता है? नंबर 1, इट इज़ अ प्रॉपर्टी विच अराइव ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं या फिर आएंगे या तो जाएंगे, दोनों ही केसेस को ट्रांसफर बोलते हैं। तो ऐसे में जो भी नेचर प्रोड्यूस होता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, उसे हम बोलते हैं चार्ज। चार्ज हमारे दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस आर रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। इट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अगर वही चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसको बोलते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। I इज इक्वल्स टू Q बाई T। और करंट की डेफिनेशन यूनिट क्या होती है? एम्पियर। इतनी बात क्लियर है? इसके बाद हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। तो कोई भी चार्ज के अराउंड वो एरिया जहाँ तक कोई दूसरा चार्ज जब आता है तो उस पर फोर्स लगने लगे, उसे हम बोलते हैं, उस एरिया को, उस रीजन को हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। द एरिया अराउंड द चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस सम फोर्स आर नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद एक टॉपिक आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हमने कहा इट इज द amount of work required to bring a unit positive charge from infinite to any point in external electric field is known as electric potential of that point। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली किसी पॉइंट का डिफाइन किया जाता है और वो किसी दूसरे चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है उसके अंदर का होता है। ठीक, तो अगर हम दो पॉइंट्स की बात करें तो दो पॉइंटों पे अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पाया जाता है। ये बात समझ में आती है? और अगर दो पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो रहा है तो इसका मतलब उन दोनों पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आती है? इसके बाद हमने बात की ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अंदर हमने क्या कहा? इफ नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वायर, नो चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तीन बातें हैं। पहली कौन सी है? नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वायर। दूसरी कौन सी है? नो चेंज इन इट्स टेम्परेचर। देन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? कोई भी वायर लोगे तो उसमें दो इंड्स होंगे, एक इंड दो इंड, तो एक पॉइंट का पोटेंशियल अलग होगा, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल अलग होगा। तो इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस को इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है जो इसके अंदर करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब पूरा सेंटेंस क्या बनता है? इफ नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वायर एंड नो चेंज इन इट्स टेम्परेचर, देन potential difference across the terminal is directly proportional to the current flowing through it। कोई दिक्कत? अब अगर इसी को मैथमेटिकल भाव में लिखते हैं तो मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखते हैं? V is directly proportional to I। This is your Ohm's law। ये आपका क्या होता है बच्चे? Ohm's law होता है। एक बात याद रखिएगा, पेपर में एग्जामिनर कभी भी वाइवा लेते समय अगर पूछे व्हाट इज ओम्स लॉ, तो दिस इज योर ओम्स लॉ। ये याद रखिएगा। कई बच्चे क्या होते हैं, इसके मैथमेटिकल फॉर्म को बोल देते हैं जो इसके एक स्टेप बाद आता है। ये इतिहास कहता है, इतिहास गवाह है, जब जब प्रोपोर्शनैलिटी आया है तब तब दो चीजें आती हैं, एक इक्वल और दूसरा कांस्टेंट। तो यहाँ पे जब हम इसको साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करेंगे तो v इक्वल टू कांस्टेंट इनटू I आएगा। और इस कांस्टेंट को हम दो चीजों में कहते हैं। नंबर एक, इसका सिंबल होता है R, जिसका नाम होता है रेजिस्टेंस। तो बेसिकली हम फॉर्मूला क्या देते हैं? V इक्वल टू I इंटू R या फिर R इंटू Y, जहां पे R का नाम क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो यहां से हमें रेजिस्टेंस एक टर्म मिला जिसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो R इज इक्वल्स टू हो गया V बाई I। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ से हम दो तीन बातें देखेंगे। नंबर एक, रेजिस्टेंस कहते किसे हैं? व्हाट इज रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज अ ऑब्स्ट्रक्शंस इन द पाथ ऑफ करंट। मतलब ये रेजिस्टेंस एक रुकावट है जो करंट को आगे बढ़ने से रोकती है। ये बात समझ में आती है? बोलिए, रेजिस्टेंस क्या है बच्चे? तो रेजिस्टेंस एक तरह की क्या है? रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शंस है। obstructions in the path of current। कोई दिक्कत? बोलिए बच्चे। दूसरा, ये आता किसकी वजह से है?
ये आता है आपका ड्यू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वायर। जो आपके वायर्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स वगैरह से मिलके बनते हैं कि नहीं बनते हैं? उसमें बहुत सारे ऐसे भी वायर्स, ऐसी भी चीजें होती हैं जो हमारे काम की नहीं होती हैं, तो उनसे मिलके बनता है। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक? दूसरी बात, अगर हम यहाँ से इसकी यूनिट देखना चाहें तो यूनिट क्या रहेगी? V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, I होती है करंट। पोटेंशियल को मेजर हम करते हैं किसमें? वोल्ट में, और I को मेजर करते हैं किसमें? करंट से। तो इसकी यूनिट हो गई आपकी क्या? वोल्ट पर एम्पियर। क्या हो गई बच्चे? वोल्ट पर एम्पियर। लेकिन एक साइंटिस्ट थे ओम, जिन्होंने इस रेजिस्टेंस को डिफाइन किया है, तो उनको हम थोड़ी सी अहमियत देते हुए उनके नाम को भी इसकी यूनिट बना दिए हैं। तो इसको क्या लिखते हैं? ओम। इसकी यूनिट कॉमर्शियल क्या है? ओम, जिसका सिंबल होता है ये आर टाइप का, लेकिन इस आर नहीं है, हल्का सा इसमें चोच ऐसे निकाल दोगे अगर आप, तो दिस इज योर ओम। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए। तो हमारा पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। अगर आपसे कोई कहता है ओम्स लॉ क्या है, तो ये स्टेटमेंट ओम लॉ नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ओम्स लॉ कौन सा स्टेटमेंट है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्लियर है बच्चे? दूसरी बात, जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तब हमको मिलता है क्या? एक कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट ही क्या है? रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? व्हाट इज रेजिस्टेंस? ऑब्स्ट्रक्शंस इन द पाथ ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। ये किसकी वजह से आता है? इट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द वायर। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? V अपॉन I। V का यूनिट क्या होती है? वोल्ट। I की होती है एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। और एक साइंटिस्ट जिन्होंने इसे खोजा था, उनका नाम क्या था? ओम। इसलिए इसकी कॉमर्शियल यूनिट, या फिर आपसे कोई कहे SI यूनिट, तो SI यूनिट भी क्या है आपकी? ओम, ना कि वोल्ट पर एम्पियर। क्लियर है? ओम रेजिस्टेंस की हम और भी यूनिट दे सकते हैं। देखो कैसे। रेजिस्टेंस की एक यूनिट ये भी दी जा सकती है, वोल्टेज की यूनिट हमने पढ़ी थी जूल पर कूलम। याद आया? क्या पढ़ी थी? जूल पर कूलम। तो यहां से अगर हम आर वी की जगह पे फॉर्मूला रखें तो हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू वी बाई आई था, और v इक्वल टू क्या होता है? v इक्वल टू होता है w बाई क्यू, और i इक्वल टू क्या होता है? q बाई टी। होता है कि नहीं होता है? बोलिए। पुट द वैल्यूज। तो w बाई क्यू अपॉन q बाई टी क्या आ जाएगा? t ऊपर चला जाएगा, q यहाँ आ जाएगा, तो w इंटू टी अपॉन क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस की एक और यूनिट दे सकते हैं, क्या? r इक्वल टू जूल, वर्ग की हो गई जूल, सेकेंड पर कूलम स्क्वायर। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? कभी कभी एमसीक्यूज में आपको फंसाने के लिए दे देगा, कहेगा विच इज नॉट यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, और ये अच्छे से अच्छे पेपर में आते हैं। ऐसा नहीं कि आपके बोर्ड्स में ही आएंगे या आपके स्कूल एग्जाम्स में ही आएंगे, ये आप किसी ओलंपियाड्स का पेपर दोगे तो उसमें भी आ सकता है, ये और भी अच्छे अच्छे पेपरों में आता है। तो वहां पे 3 ऑप्शन दे देगा, मान लो 4 ऑप्शन में क्या रहेगा? नंबर 1, इनमें से कौन सी यूनिट रेजिस्टेंस की यूनिट नहीं है? नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन दे देगा क्या? ओम, आपको पता है नहीं, मतलब टिक नहीं करोगे। दूसरा दे देगा क्या? वोल्ट पर एम्पियर, आपको पता है नहीं, टिक करोगे। तीसरा आपको ये दे देगा जूल सेकंड पर कूलम स्क्वायर, आपको लगेगा ये तो हमने नहीं सुनी, हो सकता है कि नहीं। और तीसरा चौथा दे देगा नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो जूल ओम की यूनिट नहीं है, रेजिस्टेंस की यूनिट नहीं है, सबकी सब है। तो अब आप इसी को टिक करके चले आओगे, तो ये तो हमने कभी नहीं पढ़ी। लेकिन आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज, सारी की सारी यूनिट्स रेजिस्टेंस की यूनिट हैं। बात क्लियर हो गई? तो इसको भी अदर यूनिट्स में नोट कर लीजिएगा। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, बस मैं आपको दिमाग खोलने के लिए बता रहा हूं, ताकि कभी भी एमसीक्यूज में अगर कोई क्वेश्चन आता है उसके चारों ऑप्शंस को चेक करना चाहिए, ना कि सिर्फ क्वेश्चन को समझना चाहिए। बात समझ में आई? चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो हमारा इतना रेजिस्टेंस हो गया, फॉर्मूला आ गया हमारा R इक्वल टू V अपॉन I, और इसकी यूनिट क्या हो गई? ओम। क्या हो गई? ओम। कोई दिक्कत? अगर हम बात करें फैक्टर
affecting the resistance। तो फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस में जरा सोचिए कि जो मैंने यहाँ लिखा था कि रेजिस्टेंस किससे मिलके बना है, ड्यू टू मटेरियल ऑफ द वायर्स। किससे मिलके बना है, मॉलिक्यूल्स या फिर मटेरियल ऑफ द वायर्स। तो जरा सोचिए कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे। तो रेजिस्टेंस को फैक्टर इफेक्ट कौन कौन से करेंगे, इस बात को समझने के लिए आपको 2-3 बातें और समझनी पड़ेंगी। पहले तो नंबर 1, पहली बात ये समझनी है आपको क्या, कि जो रेजिस्टेंस है उसका काम क्या है। तो उसका काम है ऑब्स्ट्रक्शंस इन द पाथ ऑफ करंट, मतलब करंट के रास्ते की रुकावट क्या है, इसका मेन उद्देश्य है रेजिस्टेंस का। ये बात समझ में आती है। तो जरा सोचिए, अगर आप करंट हो और आप घर से निकले तो आपके रास्ते की रुकावट कौन कौन हो सकता है। नंबर 1, क्राउड हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता, मेन रीजन क्राउड ही हो सकता है और कोई रीजन नहीं हो सकता। तो बेसिकली आप क्राउड को रेजिस्टेंस समझो और खुद को करंट समझो। करंट के रास्ते की रुकावट कौन है, रेजिस्टेंस। आपके रास्ते की रुकावट कौन है, क्राउड है, भीड़ है कि नहीं है। अब जरा सोचिए, आप स्कूल के लिए जा रहे हो और रास्ते का क्राउड बढ़ जाए तो आपका स्कूल जाना मुश्किल हो जाएगा। तो रास्ते का क्राउड कैसे बढ़ जाएगा, हम उसको अपने वायर से रिलेट करते हैं। जो रोड है वो वायर है, उसी पे तो होके जाओगे ना। करंट कहाँ से जाती है भाई, वायर से तो होके जाती है। तो रास्ता जो है आपका वो वायर, क्लियर है। तो अगर हम रास्ते को पतला कर दें, पतला कर दें, तो रोज की जो क्राउड होती है मॉर्निंग की, वो क्राउड तो उतनी ही रहेगी, लेकिन रास्ता पतला होने की वजह से आपको ऐसा क्या लगने लगेगा कि भीड़ बढ़ गई है। अरे भाई, घर के फंक्शंस होते हैं, 500 लोग आए, ये 100 लोग आए, मान लो घर के फंक्शन में 100 लोग आए। अब अगर वही फंक्शन आप किसी जाके बड़े से हॉल में करोगे तो वो 100 लोग आपको नहीं लगते हैं भीड़ है। लेकिन अगर वही आप छोटे से घर में करोगे, पूरा घर बड़ा रहेगा खचाखच, तो आपको लगेगा अरे बहुत लोग आ गए हैं। होता है कि नहीं होता है। तो बेसिकली जब आपका रास्ता चौड़ा हो जाता होगा तो भीड़ कम लगेगी, जब रास्ता पतला हो जाता है तो भीड़ बढ़ जाती है। हाईवेज क्यों बनते हैं, चौड़े चौड़े रास्ते, ताकि क्राउड ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो। क्यों, क्योंकि बड़े बड़े रास्ते होंगे, आराम से निकलने का रास्ता होगा। हर एक ट्रक अपनी लेन में चल रही है, कार अपनी लेन में चल रही है, हाई स्पीड गाड़ियाँ अपनी लेन में चल रही हैं। होता है कि नहीं होता है। 6 लेन बनी होती है टोटल। सोच के देखिए, 2 लेन होती है, एक लेन होती है सबसे तेज गाड़ी चलने की, दूसरी होती है उससे तेज चल के ओवरटेक करने वालों की, तीसरी होती है जो ट्रक वगैरह हैवी व्हीकल्स चलते हैं, मीडियम, फिर छोटे गाड़ियों के लिए, सबके लिए अलग अलग लेन बनाई जाती है। होता है कि नहीं होता, ताकि क्राउड ना हो, रास्ता एकदम क्लियर हो। बात समझ में आती है। तो और दूसरी बात, अगर आपका रास्ता लंबा हो जाता है तो भी उस केस में क्या होगा, अगर लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाना चाहिए कि नहीं बढ़ जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप घर से निकले, आपका टारगेट स्कूल जाना है। अगर जैसे करंट का एक एंड से दूसरे एंड तक जाना होता है, उसी तरीके से अगर उसका रास्ता लंबा हो जाएगा तो भी उसके लिए क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शंस बढ़ जाएंगे। हो सकता है ना। तो पहला फैक्टर जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करती है लेंथ ऑफ वायर। किस पे डिपेंड करता है बच्चे, लेंथ ऑफ वायर। और ये कैसे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वायर की लेंथ। मतलब जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ये बात समझ में आती है, बोलिए कोई डाउट। नंबर 2, एरिया या क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा सही रहेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब रोड चौड़ी है कि पतली रोड है। चौड़ी रोड होगी तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शंस कम होगा, भीड़ कम होगी। पतली रोड होगी तो ऑब्स्ट्रक्शंस ज्यादा होंगे। तो देखा जाए तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। क्यों, एरिया ज्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम हो जाएगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बात समझ में आई। लेंथ, लंबाई बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, एरिया रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेंथ कम होगी, रेजिस्टेंस भी। कोई दिक्कत, बोलिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मटेरियल। मटेरियल ऑफ वायर। जो आपका मटेरियल होता है जिससे वो वायर मिलके बना है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर वायर कॉपर की जगह आप सिल्वर का बना दो तो रेजिस्टेंस कम होता है, बिजली का बिल कम आएगा।
लेकिन जितना बिजली का बिल बचाओगे उतना सिल्वर लग जाएगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? अरे कॉपर कितना आता है? 300-400 रुपये किलो आता है, सिल्वर कितना आ रहा है? 60,000 रुपये किलो आ रहा है। 1 किलो कॉपर में जितना वायर बनेगा सिल्वर में सोच लो क्या होगा। लेकिन मटेरियल जो एक चीज है वो डिपेंड करती है। जैसे मटेरियल को आप ऐसे समझो, पहले जमाने में रास्ते किसके होते थे? सिर्फ पत्थरों के होते थे, मिट्टी के होते थे। तो बारिश हुई, मिट्टी कीचड़ बन गई। अब सोच लो वही 1 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा जो एक प्लेन रोड पे जाने में लगता है, स्मूथ रोड पे जाने में लगता है। तो मटेरियल से फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? आपके बीच रास्ते का ऑब्स्ट्रक्शंस कम हो गया, ज़्यादा हो गया? क्वालिटी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भाई अच्छी रोड होगी, कम समय में पहुंच जाते हैं लोग। पहले कानपुर जाना या लखनऊ जाना, जब मैं छोटा था आप लोगों के बराबर, एक लगभग 2002-3 की बात करें अगर हम, आज से 20 साल पहले, तो कानपुर लखनऊ जाना एक बहुत बड़ा हेक्टिक होता था। मतलब रात को बैठते थे, सुबह पहुंचते थे। आज लखनऊ जाना हम लोग को लगता ही नहीं है, जैसे लगता है कि बस अभी बगल में, 2 घंटे मैक्सिमम 2 घंटे, अगर अच्छा कार ड्राइवर हो तो 1.5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाते हैं हम लोग। ठीक वही रास्ता कभी क्या होता था, 6 घंटे का होता था। लखनऊ जाना एक बहुत बड़ा हेडेक का काम था। क्यों? क्योंकि पूरे रास्ते, रोड तो बनी नहीं रहती थी, ईंटे पत्थर मिलते थे, है ना, खड़ंजी रोड टाइप की जो होती है वैसे बनती थी पहले रोडें। खैर, तो मटेरियल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। एक और टॉपिक होता है, इसका नाम होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे इफेक्ट करता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि ओम्स ने अपने 2 स्टेटमेंट में 2 बातें बोली है। पहला, नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वायर। नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वायर का मतलब हो गया खींचना नहीं है, मोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, फैलाना नहीं है। इसका मतलब देखो मैंने क्या बोला, लेंथ ऑफ वायर। अगर हम वायर को खींच देंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर हम उसको फैला देंगे, मोड़ देंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इन 2 बातों को ओम्स ने अपने लॉ में लिया है। ठीक, दूसरी बात उसने क्या बोली थी? नो चेंज इन इट्स टेम्परेचर। उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करना है। तो टेम्परेचर से रेजिस्टेंस में कैसे इफेक्ट होता है इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। बात समझ में आती है? और मटेरियल ऑफ द वायर आप समझ सकते हो, ठीक है। ओम्स में इसको लिया नहीं है लेकिन ये होता है। अब जरा देखो ध्यान से, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, R is directly proportional to L and R is inversely proportional to 1/A on इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लो। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया? L/A के आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है। इतनी बात समझ में आती है? और जब प्रोपोर्शनैलिटी आ रहा है तब 2 चीजें आई हैं। कौन सी? इक्वल और कांस्टेंट। तो यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करेंगे, इक्वल एंड कांस्टेंट रो L/A, ये क्या आ गया? इसका नाम होता है रो। क्या नाम होता है इसका? ROW, रो। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ये डिपेंड किस पे करता है? ये तीसरे वाले पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है ये? मटेरियल ऑफ द वायर। इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ वायर। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक वायर है, उसके साथ आपने जोर जबरदस्ती की, उसको खींचा, उसको तोड़ा मोड़ा, तो रो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने छेड़छाड़ करते करते एक वायर में दूसरे केमिकल ला के डाल दिए, उसको मिक्स कर दिया, तब ये रो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो रो का फॉर्मूला क्या होता है? रो होता है आपका बेसिकली इट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द वायर। ये प्रॉपर्टी है किसकी? मटेरियल की जो यूज हो रहा है वायर बनाने में। ये बात समझ में आती है? दूसरा, R इज इक्वल्स टू रो इंटू L/A। दिस इज द फॉर्मूला। इसको रो पढ़ते हैं, इसका नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर हम यहाँ से इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो हम इसकी डेफिनेशन भी दे सकते हैं। आप इसी के नीचे लिखिएगा, रो इक्वल टू बन जाएगा R इंटू A/L। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलिए। रो इज इक्वल्स टू R इंटू A/L। R की यूनिट क्या होती है? ओम। A की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, L की होती है मीटर। मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या आ जाएगी? ओम
ओम मीटर, क्या आ जाएगी? ओम मीटर। क्यों? मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, 1 मीटर बच गया कि नहीं बच गया? तो ओम मीटर किसकी यूनिट होती है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, याद रहेगा। बोलिए, डेफिनेशन हम अगली क्लास में बता देंगे, अब इतना नोट कर लीजिए। थैंक यू।